Alright, so you guys must can see thus my screen. अब मेरी स्क्रीन में क्या है कि सबसे पहले मैं आपको सबसे एक बात करता हूँ। ये ऑलराइट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास आईबीए का टेस्ट कब है। हमारा आईबीए का टेस्ट है 30 जून, जिसमें बीबीए, एसीएफ, इकोनॉमिक्स और सोशल साइंस का टेस्ट होता है राउंड 2। और उसके बाद 21 जुलाई को हमारा टेस्ट है सीएस का और ईएम का और मैथ्स का। तो अगर मैं बात करूँ तो जून 30 और जुलाई 21, जिसमें अराउंड 20 से 22 दिन बनते हैं। दोनों टेस्ट में डिफरेंस है। अब जो सीएस वाले बच्चे उनके पास तो फिर भी अगर मैं बात करूँ कि एक बच्चा अगर 23 मार्च, अब हमारे पास सीआईएस कब है, सही। अब ये है हमारी टाइमलाइंस है कि जब हमारे पेपर्स होंगे, वो है 6 मई से लेके 23 मई तक। सो रफली आप 6 मई का पेपर देने के लिए आपको 3 से 4 दिन की तैयारी पहले चाहिए। तो आप समझ लें पूरा मई जो है आपका, स्टार्ट ऑफ मई से लेके 23 मई तक आप लोग बिज़ी हैं। आप लोग तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि आप या तो तैयारी कर सकते हैं उस पॉइंट पे, या फिर आप आईबी की तैयारी कर सकते हैं। तो आपने पेपर पे फ़ोकस करना है, क्योंकि आपने वो अपना ए लेवल्स का A1 दिया है, अब आपको पे इसमें अपने ग्रेड्स वगैरह सारे अच्छे करने हैं, तो आपने हर चीज़ में उसमें फ़ोकस करना है। अब बात आती है कि आपके पास 1 मई तक कितना टाइम है। 1 मई तक आपके पास पूरा मार्च के अंदर भी 8-9 दिन है, फिर पूरा अप्रैल है, ठीक है? महीना हो गया। उसके बाद जब आप मई से ख़त्म करेंगे, 23 मई को आपका लास्ट पेपर है। अब ये 23 मई को मैं वो बात कर रहा हूँ कि जो कि मेजर पेपर्स खत्म होंगे, एक या कोई पेपर रह जाएगा, तो आप उसको काउंट कर सकते हो कि वो 6-8 दिन के गैप के बाद है, तो उसमें उसके साथ अपनी तैयारी तो नहीं छोड़ोगे। तो आपके पास 23 मई के बाद पूरा ऑलमोस्ट 1 महीना और 7 दिन होंगे। तो मैं अगर बात करूँ कि अगर आप प्रोएक्टिवली पढ़ना चाह रहे हो और आप चाहते हो कि मैं आईबी के अंदर चला जाऊँ और आप साथ में अपना ए लेवल्स भी निकाल लें, तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि आप आज या कल से ही अपना आईबी की तैयारी स्टार्ट करें, और एंड ऑफ अप्रैल तक आप दोनों चीज़ों पे फ़ोकस करें। आईबीए के टेस्ट पे भी फ़ोकस करें, और साथ में आप आईबी के टेस्ट पे भी फ़ोकस करें, और साथ में आप सीआईएस पे भी फ़ोकस करें बाय द एंड ऑफ अप्रैल। बाय मीन फ़ोकस ये है कि अब फ़ोकस से मुराद ये है कि देखें, जब आईबी की तैयारी ऐसे होती है कि आप को कुछ याद तो नहीं करना है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो आपने अगर 20 से 22 दिन, 25 दिन प्रैक्टिस करेंगे, एक 3 से 4 दिन घंटा आप रोज़ पढ़ रहे हैं, उसकी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। उस प्रैक्टिस करने से आपके पास एक माइंडसेट सेट हो जाएगा कि हाँ यार, मुझे आईबी की तैयारी किस तरह से करनी है, क्या नहीं करना, और आपके अराउंड 30 टू 40% ऑफ द कोर्स कंप्लीट हो सकता है आपका आईबीए का, बिफोर आपके सीआईएस। जब आप सीआईएस के पेपर से पहले 30-40% कंप्लीट कर लोगे, फिर आप अपना ए लेवल्स देंगे। उसके बाद आपने फारिग होके 23 या 24 मई को दिन का आपने गैप ले लिया। आप उसके बाद दोबारा से लग जाएँगे तैयारी पे। आपके होंगे 1 महीना 10 दिन, जिसके अंदर आपने कुछ नहीं करना, जिसमें आपका 100% फ़ोकस किस पे होगा? सिर्फ़ आईबी की तैयारी पे होगा। तो आपने अपने पूरी तैयारी को 3 हिस्सों में स्प्लिट कर देना। पहला पार्ट कौन-सा है? पहला पार्ट वो है जो कि आपने ए-लेवल्स से पहले तैयारी करनी है 1 महीना। फिर दूसरा पार्ट वो आ जाता है कि जो आपने ए-लेवल्स के अंदर कुछ पढ़ना नहीं है। फिर तीसरा पार्ट ये आ जाता है कि आपने जाके जैसे ही आपके सीआईईस खत्म हुए, आपने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी बैक टू आईबीए प्रेप। जब आप इस तरह वापस आ जाओगे, तो आपके पास सॉलिड 2 महीने होंगे, सवा 2 महीने होंगे आईबीए के टेस्ट के लिए, और आपके पास 1 महीना हो जाएगा किसके अंदर? आपकी आईबीए की सॉरी, 2 महीने आपके पास आईबी की तैयारी के आ जाएँगे, और 1 महीने में आपने अपने एग्ज़ाम पे फ़ोकस करें। और अगर आप एग्ज़ाम्स को भी अगर आप अच्छे तरीके से देखो, तो आपके पास 1 महीना एग्ज़ाम्स के लिए होंगे, और आप 1 महीना वो तैयारी हो जाएगी जो बिफ़ोरहैंड आप आईबीए की तैयारी कर रहे हो, और अपने ए लेवल्स की भी तैयारी करें। इन 2 पार्ट में आपने तोड़ देना है, ठीक है? अब इसके बाद आती है बात आपके पास, ये आगे वो बच्चे जो कि सीआई मतलब ए लेवल्स कर रहे हैं। अब इंटर के बच्चों के लिए बात आती है, इंटर के बच्चों के एग्ज़ाम्स है मई एंड से लेके जून मिड तक। तो अब उनके पास मसला ये आ जाता है कि उनके पास मार्जिन ही इतना कम बचता है कि वो लोग तो सोच ही नहीं सकते कि अगर वो अपना इंटर के एग्जाम्स दें, और इंटर के एग्जाम्स देने के बाद वो आईबी की तैयारी पे आए, तो उन्होंने जो भी करना है वो
आईबीए की तैयारी वैसे करनी है कि वो बिफ़ोरहैंड तैयारी करें, सही है? तो आपने क्या करना है कि आपके पास अभी पूरा आपने अभी फ़ोकस करना है अपने इंटर के एग्ज़ाम्स पे भी साथ-साथ पढ़ना है। साथ-साथ आपने आईबीए की तैयारी स्टार्ट कर देनी है ताकि आप मार्च में 7-8 दिन वो फ़ोकस करें, पूरा अप्रैल फ़ोकस करें। मई का मिड एंड ऑफ मई से तो आपके पास मई का भी अच्छा खासा पार्ट होगा। आपके 2 महीने ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएँगे और फिर उसके बाद आप अपने इंटर दें और इंटर के बाद जो एग्ज़ाम्स के बाद आपके पास जो टाइम बचेगा, उस टाइम में सिर्फ इतना ही होगा कि आप या तो रिवीज़न कर सकते हो या फिर आप अपना टेस्ट सॉल्व कर लिया, रिवीजन कर लिया और आपने बस टॉप अप कर लिया। तो आपने सारी तैयारी अपने इंटर के एग्ज़ाम से पहले ही करके ख़त्म करनी है क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम से पहले तैयारी नहीं करोगे, तो आपके पास एग्ज़ाम्स के बाद इतना मार्जिन नहीं होगा कि आप अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। ये है कि आप बस आपने 1-2 पेपर किया और सॉल्व करे आ गए। अगर आपको ये लगता है कि हाँ यार, मैं 5 पेपर सॉल्व कर लूँगा, मैं 3-4 पेपर सॉल्व कर लूँगा और आईबी का टेस्ट देकर आ जाऊँगा, तो ट्रस्ट मी दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन क्योंकि आईबी का टेस्ट क्या है? आईबी का टेस्ट एक एप्टीट्यूड टेस्ट है। इट्स अ आईक्यू बेस्ड टेस्ट जिसके अंदर आपका पूरा फ़ोकस क्या होता है कि आप हाउ योर ब्रेन इज़ ट्रेन्ड फॉर द डे। आप किस तरह से आपने प्रैक्टिस की है, किस तरह से की है, कोई चीज़ हर चीज़ अनसीन है, तो आपको तो पता भी नहीं है क्या आने वाला है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स वर्ड प्रॉब्लम, कोई भी पैसेज, कुछ भी रीडिंग वगैरह आप आराम से उसको कर सकते हैं। जस्ट अ सेकंड। ऑलराइट, हाँ, तो ऑलराइट। सो बेसिकली आपके पास बहुत कम मार्जिन बचता है इंटर के एग्ज़ाम्स के बाद क्या चीज़ को देखेंगे। कि आपकी पहली बात आती है कि ए लेवल्स के बच्चों के लिए। अब ए लेवल बच्चों के लिए बात ये आती है कि आपने शुरू में 30 टू 40% कंटेंट को कवर करना है। अब कंटेंट कवर कैसे करना है? लेट्स से आप क्लासेस ले रहे हैं। अब क्लासेस के अंदर आपका जो-जो आपको पढ़ाया जा रहा है, आप उसको उसी वक़्त इतना सॉलिड कर लो कि आपको बस एंड में रिवाइज़ करना पड़े। ये ना हो कि आप अभी भी चालू पढ़ रहे हो और आप एंड में सोचो कि यार मैं एंड में कवर करूँगा। तो आपके पास एंड में कवर अप का टाइम नहीं होगा, आपके पास टाइम होगा, लेकिन आपके पास इतना ही टाइम होगा कि आप सिर्फ़ उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर आप सिर्फ या तो पुरानों का रिवीजन करोगे और आप आगे चलोगे बस और आप अपने टेस्ट सॉल्व करोगे। अब आप आईबीए का अगर आप लेट्स से हम कोर्स लेते हैं, ठीक है? आईबीए के कोर्स के अंदर क्या है कि आपके पास मैथ्स है, इंग्लिश है, 2 सब्जेक्ट्स आपके पास टेस्ट हो रहे हैं और उसके अलावा कुछ और चीज़ टेस्ट नहीं हो रही। अब इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि 1 दिन में नहीं सीख सकता बंदा, 2 दिन में नहीं सीख सकता। आपको कंसिस्टेंसी के साथ रीडिंग्स करनी पड़ेंगी, आपको पोम्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको वोकैब याद करनी पड़ेगी। अगर एक बंदा 30 अगर मैं बोलता हूँ 1000 वोकैब याद करके जो आईबीए के टेस्ट में, तो आपको अगर 30 भी रोज़ याद करते हो तो आपको 30 डेज़ चाहिए सॉलिड 900 वर्ड याद करने के लिए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं 1 दिन बैठूँ और मैं बस वोकैब को गो थ्रू कर लूँ और मैं सोचूँ कि कल कोई वर्ड आएगा और मैं उसको लिख दूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपको रोज़ एक सर्टेन वर्ड्स को याद करना होगा, उस वर्ड्स के बेसिस पे आप अपने आप को जिस दिन आपका टेस्ट होगा, उसपे परफ़ॉर्म कर सकते हो। अब इनमें वो बच्चे आ जाएँगे वो जो बोलेंगे यार सर या कि हम 900 अगर उन 900 वोकैब में से हमें कैसे पता है कि कौन-से वोकैब में से कौन-से वर्ड्स आएँगे? देखिए आपके पास एक हॉट लिस्ट होती है कि यार कौन से कॉमन वर्ड्स हैं, जो कि ग्लोबली हर एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए यूज़ होते हैं। आपने वो वर्ड्स पे पहले फ़ोकस करना है। अल्लाह करे अगर आपके उसमें से 10 में से अगर आपने 1000 में से आपके 3 या 4 भी आ गए, आपको एग्ज़ैक्ट आते हो, 3 से 4 का मतलब क्या होता है कि आईबीए के एक आंसर ठीक करने में आपको 4 पॉइंट मिलते हैं। तो आपको 3 भी या 4 भी आपको अगर सॉलिड पता होंगे, तो आपने कितना आ गया आपके पास 4 करने पे आपके पास 16 पॉइंट आपके हाथ में होंगे। 92 100 ही कट ऑफ होता है आपके पास। तो अगर 92 में से आप जाते हो और आप वोकैब देखते हो और आप 5 सेकंड के अंदर 5 मिनट के अंदर अपने 4 वोकैब या 5 वोकैब ठीक कर देते हो। आपके पास आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ चला जाएगा कि यार मैंने आते ही अपने 15-20 मार्क्स जो भी हैं, वो सिक्योर कर लिए हैं। बाकी क्या करना है, बाकी मुझे पार्ट अपना निकालना है। अब इसमें बात आती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ये इश्यू है कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, आप उतने अच्छे तरीके से उसको कर सकते हैं। अब रीडिंग की कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस के लिए आपको रीडिंग्स करनी पड़ती हैं। अब आप पाकिस्तानी कोई आर्टिकल पढ़ोगे आपने
और आप बोलोगे यार मैं ये रीडिंग करता हूँ रोज़, तो आई वुड सजेस्ट कि वो आपकी प्रॉपर रीडिंग नहीं होगी, क्योंकि आपने जो भी रीडिंग करनी है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ग्रेड 11 और 12 की रीडिंग्स करनी है। आप जाके नेट पे सर्च करें, आप लिखें ग्रेड 10th या ग्रेड 11 और ग्रेड 12 रीडिंग्स, आपके पास रीडिंग्स के आर्टिकल आ जाएँगे, मैं स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। ग्रेड तो एक जर्नल वेबसाइट मैंने निकाली है, इसके अंदर आपके पास, चलें इस पे आ जाते हैं, इसको छोड़ें, K-12 पे चलते हैं। अब आपके पास क्या होता है, K-12 स्कूल रीडिंग लिस्ट होती है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट होती हैं। आप उस पे जाके 11th ग्रेड और 12th ग्रेड की रीडिंग्स करेंगे, जिसके अंदर आपके पास फ़ायदा है क्या होगा, आपको ईज़िली आपकी जो स्टैंडर्ड आप पढ़ रहे होंगे, वही आप स्टैंडर्ड पढ़ रहे होंगे जो आईबीए में टेस्ट हो सकता है। क्योंकि आईबीए जो फ़ॉलो करता है, आईबीए के अंदर जो रीडिंग्स आती हैं, वो आपके जितने भी बड़े-बड़े न्यूज़पेपर्स हैं ग्लोबली, उसमें से रीडिंग्स का एब्स्ट्रैक्ट आता है। जैसे इकोनॉमिस्ट का आता है, इकोनॉमिस्ट एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है और आर्टिकल्स होते हैं, आप उसपे पढ़ें। आप इकोनॉमिस्ट पढ़ सकते हैं, आप वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ सकते हैं, आप न्यूयॉर्कर पढ़ सकते हैं, एनवाय टाइम्स पढ़ सकते हैं। ये सारे डिफरेंट जर्नल्स, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स हैं जो कि आप पढ़ेंगे, तो इनको पढ़ने से आपका क्या फ़ायदा होगा? इनको पढ़ने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि यार आप अभी कहाँ पे खड़े हो और वो स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश कहाँ पे खड़ी है। तो आपको वो गैप को मिनिमाइज़ करना है कि आप वो जो लिखा हुआ है, वो जो रीडिंग्स हैं, वो जो बात क्या कर रहे हैं, बात क्या कर रहे हैं। अगर आप आइडेंटिफ़ाई कर लोगे, उसके बेसिस पे आप आराम से अपना पेपर आगे कर सकते हैं। अगर आपको वो चीज़ समझ नहीं आ रही है और आपके ऊपर से जा रहा है, तो आप उसको 1 बार क्या 10 बार भी पढ़ोगे आर्टिकल को, आपको समझ नहीं आएगा। उन उन आर्टिकल्स को समझने के लिए जो वोकैब यूज़ होगी, वो वोकैब आपको किस तरह से आएगी, जो आपने 1000 टू 1500 वर्ड्स मिनिमम आपने याद किए हुए होंगे, उसके बेसिस पे आप वो वोकैब को यूज़ करके उस पूरे पैसेज का एक मीनिंगफुल निकाल सकते हो कि यार क्या बात कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। क्योंकि अगर वो वहाँ पे ए की बात कर रहा है और आप बी के बारे में लिख दोगे अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, तो वो फिर एक बहुत बड़ा मिसहैप हो जाएगा। तो आपने इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करना है कि आप किस तरह से अपना दोनों चीज़ों को लेके चलो, कि वोकैब क्लिक करोगे, वोकैब से आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स बेहतर होंगे, उस वर्ड से आपकी रीडिंग भी बेहतर होगी, तो हर चीज़ लिंक्ड है। अब ये सारी चीज़ें आपने अपनी रीडिंग से कि आप रोज़ रीडिंग करो, आप रोज़ 30, 20 पेजेज़ रीडिंग करो, उसको समझो वो बात क्या कर रहा है। आप उनका स्टाइल ऑब्ज़र्व करो कि वो किस तरह से उन्होंने रीडिंग को किया हुआ है। फिर आती है पोम्स, पोम्स वो जो कि बहुत इम्पोर्टेंट आजकल है, पोम्स ऐसी हैं कि जो कि आईबीएम में 3, 4, 5 साल 4 साल से आना शुरू हुई, इससे पहले नहीं आती थी। तो उसका कंटेंट भी बहुत लिमिटेड होता है पोएम्स वगैरह का, और आईबी बड़े डिफरेंट तरीके से मैच करता है। बट पोएम्स करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले पोएम्स के बारे में पढ़ो कि पोएम्स होती कौन-सी टाइप्स की है। सही है? सोनेट क्या होते हैं, बैलेट क्या होता है, सारी चीज़ आप उसमें पढ़ें कि इनमें क्या-क्या डिफरेंसेस हैं। थीम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अ, टोन कैसे करते हैं। अब ये थीम, टोन, टाइप आपने 3-4 सवाल ऐसे हैं जो कि मेजॉरिटी हर पोएम के अंदर मौजूद होते हैं। तो आपने इन सारे बारों में इनकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पढ़ना है कि यार कौन-कौन सी है, कौन से चीज़ों से पता चलेगा कि कौन से एरा की पोएम है। तो इन सारी चीज़ों से आपको ये फ़ायदा होता है कि आप अगर पोएम्स के 8-9 सवाल हैं, उसमें से आपने 3 से 4 सवाल आपके आराम से इन्हीं के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए, आईबी के टेस्ट में आपको 45 सवाल पूरे सॉल्व नहीं करने। आपने उतने सॉल्व करने हैं कि आपका कट ऑफ ईज़िली मीट हो सके। अगर आप 30 सवाल सही करके आते हो आउट ऑफ 45, तो आपके 120 स्कोर आता है, व्हिच इज़ मोर देन इनफ टू क्लियर एनी पर्टिकुलर सेक्शन। सही है? तो आपका मेन मोटिव, मेन टारगेट ये होना है कि आपने पेपर को इस तरह से सॉल्व करना है कि आप कम टाइम के अंदर अपने वो सवालों को करो सबसे पहले जो कि आपके बेस्ट हो। अब ये पोएम के अंदर आपने 3 से 4 सवाल आपने इस तरह से आपको पता होगा, इसमें से 2-3 आपके आपके मतलब के आ जाते हैं, आपसे पूछता है भाई सोनेट है क्या है? किस तरह से आइडेंटिफ़ाई हो रहा है, क्या टोन है, आपको ये सब पता चल गया, आपने बस इस पे सिंपल-सिंपल आंसर लगाएँ, आपके पास आराम से एक
सवाल हो जाएँगे। आपका टारगेट ऐसा होना चाहिए कि आपने पेपर शुरू किया और 20 से 25 मिनट तक शुरू के आधे घंटे के अंदर, क्योंकि 60 मिनट्स का टाइम होता है इंग्लिश के अंदर, वो 60 मिनट्स 30 मिनट्स के अंदर आपने वो सवाल को कर लेना है कि जो आपके बेस्ट, आपको पता है इसका आंसर मैंने जो लगाया वो ठीक लगाया है। वो 30 सवाल या आपके 20 क्वेश्चंस हों, जो कि आपको पता हो कि आपने ठीक लगाया है। उसके बाद आप वो सवालों पे जाओ जो कि आपको लगता है कि यार मैं कर सकता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा बट कर लूँगा। फिर एक आ जाएँगे वो सवाल जिसका आपको पता ही नहीं होगा, आपको कुछ आता ही नहीं होगा। वो सवाल आप एजुकेटेड गेस लगाओ। आप एजुकेटेड गेसेस कैसे लगाते हो? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है? तो आप सबसे पहले देखो कि यार वो ऑप्शंस काटो जो कि हो ही नहीं सकते। अब आपको बड़ा पता है, आप गा वहाँ पे अगर पैसेज में पॉलिटिक्स के बारे में बात हो रही है और उसके अंदर ऑप्शंस के अंदर एक आप ऑप्शन देखते हो, उसमें आपके फर्ज़ करो किसी और टॉपिक की बात होती है, आप उसको एलिमिनेट कर दो। तो आप सबसे पहले एलिमिनेट करते रहोगे तो आपके पास एंड में 2 ऑप्शन बचेंगे। उन 2 ऑप्शन के बेसिस पे फिर आप अपना एक आंसर को टिक कर दोगे। तो इससे क्या होता है कि आपका एक एजुकेटेड गेस होगा कि यार मैंने अपनी गलतियों को, मतलब गलती के चांसेस को मिनिमाइज़ किया और आप 30-40% के रिस्क पे आपने गेम खेल लिया। तो इस तरह से आप अपना इंग्लिश का पोर्शन को कर करेंगे जिसमें आपके पास रीडिंग आ गई, पोम आ गया, वोकैब आ गया। ग्रामर के रूल्स आपको याद होने चाहिए कि किस तरह से हो रहा है। अगर वो ग्रामर के रूल्स आपको ऐसे होने चाहिए कि अगर इवन कि वो सुनने में या दिखने में सेंस नहीं भी बना रहे ना, बट वो ग्रामेटिकली सही है, वो रूल्स के हिसाब से ठीक है, तो आपने उसको टिक करके आगे बढ़ जाना है। कि जो रूल्स के हिसाब से जो ग्रामेटिकली अ साउंड कर रहा है, उसके हिसाब से आप चलो। आप ये नहीं देखो कि यार हाँ यार सेंटेंस सुनने में कौन-सा बेहतर लग रहा है, क्योंकि सेंटेंस सुनने में जो चीज़ें बेहतर लग रही होती हैं, वो शायद ग्रामेटिकली सही नहीं होती। तो आपने सुनने वाली पार्ट को हटा देना और ग्रामेटिकली पे फोकस करना है कि आपने ग्रामर के वो रूल्स अप्लाई करने हैं जो, इस तरह आप अपने इंग्लिश आराम से ब्रेक डाउन कर सकते हो। अब आती है बात मैथ्स की। मैथ्स के अंदर क्या होता है कि मैथ्स के अंदर पूरी प्रैक्टिस है। अब आप बच्चे आएँगे पढ़ने, वो सबसे पहले अलजेब्रा पढ़ते हैं। एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, वो बोलते हैं ये तो पेपर में आता ही नहीं है। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, पेपर में वर्ड प्रॉब्लम आता है। लेकिन जब वर्ड प्रॉब्लम आता है ना पेपर में बहुत ज़्यादा, तो वर्ड प्रॉब्लम को बना सुन के, पढ़ के आपने उसकी इक्वेशन बनानी होती है और वो इक्वेशन आपकी अलजेब्रा होती है। उस इक्वेशन जो एक्स वाई की इक्वेशन आपकी बनती है, उस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना होता है। अब वहाँ पे अगर वो हेनरी और लीला के बारे में बात कर रहा है, तो आप उसको हेनरी को एच वेरिएबल वो कंसीडर करोगे और उसको लीला को एल करोगे। तो अब आप वेरिएबल्स कंसीडर होगा वही एक्स और वाई आ गया दोबारा से। तो बेशक वो बात कुछ भी कर रहे हो कि उनका एज डिफरेंस कितना है, उनका उनकी स्पीड्स में कितना डिफरेंस है, कोई भी बात करो, आपने वेरिएबल असाइन करना है। उस वेरिएबल को फिर आप सॉल्व करते हो इक्वेशन बना के। उसके बाद आपका आंसर आता है, तो वही आपकी अलजेब्रा आ गई, तो आ गया। तो इसीलिए जो भी प्रिपरेशन होती है, जो कि प्रॉपर प्रिपरेशन आप जब करते हो, तो उसका मकसद ये होता है कि आपको बेसिक से लेकर जाए ताकि आप अपनी फाउंडेशन सॉलिड करो। अगर किसी चीज़ की फाउंडेशन ही सॉलिड नहीं होगी, तो वो कैसे आगे बढ़ेगा? अब आपने क्या करना होता है, जब आपकी अलजेब्रा अच्छी हो गई, फिर आप आइडेंटिटीज़ पे बात करते हो। आइडेंटिटीज़ आप सबसे पहले आइडेंटिटी सॉल्व करना सीखते हो कि आइडेंटिटी सॉल्व कैसे करनी है, मॉड्यूलस कैसे सॉल्व करना होता है। वो बेसिक बेसिक आप पहले इक्वेशंस को सॉल्व करते हो। फिर आप वर्ड प्रॉब्लम के बेसिस पे उन इक्वेशंस को बनाना सीखते हो कि आपने इक्वेशंस को बनाना कैसे है। एक वर्ड प्रॉब्लम का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपने एक-एक लाइन पढ़नी है। यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, फुल स्टॉप। देखा इससे कोई इक्वेशन बन रही है, आपने इक्वेशन बनाई, फिर आप आगे निकले। हर लाइन पढ़नी है, इक्वेशन बनानी है कि अगर वो बन बन रही है। इक्वेशन बनानी है और आपस में देखना है कि आपने क्या करना है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि सवाल में करना क्या है, तो आप उसको नहीं कर सकते। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसको ट्रांसलेट कर लो अपने उर्दू में या जो भी आपको ईज़ी लगता है, कि वो बोलना क्या चाह रहा है या बात करना क्या चाह रहा है। तो आप उसको कर सकते हो, ठीक है? तो मैथ्स में भी पूरा आपको लेके चलना होता है, कॉन्सेप्ट्स मैटर करते हैं। और सिंस कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो आप उसको आराम से विदाउट कैलकुलेटर, पेपर होता है, तो आपको विदाउट पेपर आप आराम से कर सकते हो। बट ऑब्वियस सी बात है, एक लेवल ऑफ अ, आपसे स्मार्टनेस एक्सपेक्ट करेगा आईबीए आपसे, किस तरह से करना है। अब बात हो रही है कि वी आर इंट्रोड्यूसिंग अवर बैच, द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 23rd of March फॉर द आईबीए राउंड 1।
एंड द की एलिमेंट्स ऑफ दिस बैचेस के जो मैंने बातें आपको डिस्कस की हैं, सिंस आई एम वन ऑफ द को-फाउंडर ऑफ आईबी प्रेपवर्क्स एंड आई हैव बीन विद teaching IBA prep for the last 5 years. I'm currently in Australia. I'm on a break. I'm doing a masters. So I know कि यार बच्चा किस तरह से ग्रो करता है विद द टाइम, उसको समझ आती है कि यार क्या चीज़ है क्या नहीं है, कब प्रेप करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग बहुत लेट हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका किए बगैर भी एक टेस्ट पास हो जाता है, बट वो क्वांटम बहुत छोटा होता है। तो मेन मेन फोकस आपका अभी ये होना चाहिए कि आपने अपने आपको एनरोल करना है बैच के अंदर, व्हिच इज़ ऑन द 23rd ऑफ मार्च। ऑल द फीस डिटेल्स जो आपको एडमिन से मिल जाएँगी। आपने अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है, जो टीचर आपको बोलेंगे, वो आपको टीचर पहले दिन से ही मैथ्स और इंग्लिश का बेसिक जो मैंने आपको बताया अलजेब्रा, उससे स्टार्ट करेंगे, ताकि आप सबसे पहले सीखो कि यार सॉल्व कैसे करना है। इंग्लिश में आपको सबसे पहले ग्रामर के रूल्स बताए जाएँगे, नाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ताकि आप उसको बेसिक से जाओ। अभी आपके पास पूरा जो भी हमारा बैच ऐसे ही प्लान्ड है, जिसके अंदर आप शुरू में अपना तैयारी करोगे एग्ज़ाम से पहले, और एग्ज़ाम्स का करने के बाद आप फिर उसको कंटिन्यू करोगे। पूरा बैच ऐसे ही है कि आपका बैच स्टार्ट होगा सीआईए के तक, सीआईए में आपके एग्ज़ाम्स होंगे, उसका पूरा ब्रेक दिया जाएगा। उस ब्रेक के बाद वापस क्लासेस रिज़्यूम होंगी, और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स का सारा एक्सेस होता है सारे बैचेस के अंदर। तो आप अगर अपना कोई टॉपिक रिवाइज़ करना चाहते हो ड्यूरिंग योर ए लेवल्स के एग्ज़ाम्स, तो आप उसको आराम से टॉपिक को रिवाइज़ भी कर सकते हो। ठीक है? अब बात आती है इंटर के बच्चों की। इंटर के बच्चों को भी ब्रेक बिल्कुल वैसे ही दिया जाएगा जैसे उनको ए लेवल्स वालों को, बट उनका ब्रेक डिफरेंट टाइमिंग पे होगा। तो दोनों जो बच्चे हैं वो डिफरेंटली कैटर होंगे विद देयर ब्रेक्स, ताकि किसी का क्लैश ना हो। और ये ना हो कि अगर इंटर के बच्चों फ्री हैं तो बच्चों का ब्रेक है। ऐसे ब्रेक जिस वक़्त होगा वो तब चलेगा, और इसके हिसाब से इनकी क्लासेस कंटिन्यू होती रहेंगी। ठीक है? सेकंडली अब आपके पास टाइम नहीं कि आप उसपे वेट करें, या आप सोचें यार मैं बाद में एडमिशन लूँगा, या मैं अगले महीने सोचता हूँ, अब टाइम नहीं है। अगर आपने ये टाइम मिस कर दिया, तो आप समझ लें अपनी फ्यूचर का एक बहुत बड़ा लाइफ आप स्टेक पे कर रहे हैं कि आप अभी जो आपका टाइम है जिसमें आपने डिसीजन लेना है, वो डिसीजन नहीं ले रहे। और यूनिवर्सिटी एजुकेशन, बैचलर्स एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। मैं खुद आईबी से ग्रेजुएट हूँ, मुझे पता है कि आप आईबी जाते हो और आईबी से ग्रेजुएट करते हो, तो आपकी कॉर्पोरेट लाइफ में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपकी अच्छी खासी एक वैल्यू होती है। आप बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करते हैं एज़ कम्पेयर टू किसी और बच्चे से। आपकी सेल्फ ग्रूमिंग होती है। तो मेक श्योर आप, अगर आपके पास ज़ीरो मोटिवेशन है कि आप आईबी क्यों जाना है, तो आप एक दिन जाओ, आईबी विज़िट करो, देखो कि व्हाट इज़ द होल लाइफ़स्टाइल ऑफ आईबीए, कि आईबीए है क्या? और उसके बेसिस पे फिर आपको डिसीज़न लेने में आसानी होगी कि यार हाँ यार, आप जो मेहनत करना चाह रहे हो, आप मेहनत करने का सोच रहे हो, वो किस लिए कर रहे हो? आप ऐसे ही कर रहे हो या उसके पीछे कोई मोटिव है? So I think that's everything from my side. For all the information regarding batch, कब start हो रहा है, classes की timings क्या है, fees structure कैसे लेना है, you can easily ask the admin from the IB Prep. They will be more than happy to help you out. So I think that's everything from my side. If you guys have any questions, you can ask me in the chat, and I will try to utilize this last 5 minutes to answer your queries. All right. So someone just asked me in the direct message कि teachers. So all our teachers are from the IBA. They are in their final semesters. They have been into IBA for the last 3-4 years, और IBA में वो जा चुके हैं, उनको पता है IBA का टेस्ट कैसे आता है, और वो खुद IBA के बारे में उनको सारी नॉलेज होती है, तो आपको वो हेल्प करते हैं। अगर के एग्जाम्स 20 अप्रैल से स्टार्ट होने, देखिए अगर आपके एग्जाम्स 20 अप्रैल से स्टार्ट होने, तो आपके पास एक या दो एग्जाम्स के बाद काफ़ी
आपका बोर्ड मेरे ख्याल से कराची बोर्ड नहीं होगा, आपका पंजाब बोर्ड होगा। तो आपके अगर 20 अप्रैल से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप वही ए लेवल्स वाले बच्चों में लाया कर जाएँगे कि आपके यहाँ ए लेवल्स वाले बच्चों के साथ ब्रेक आ जाएगा, ठीक है? तो आपकी जो स्ट्रैटेजी फ़ॉलो होगी, वो आप नॉर्मल इंटर वाले बच्चों की स्ट्रैटेजी फ़ॉलो नहीं करोगे, आप ए लेवल्स वाले बच्चों की स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करोगे। आप पहले पढ़ लोगे आधा, फिर ब्रेक लोगे और फिर आधा आगे कंटिन्यू करोगे। तो आपको भी प्रॉपर इसी तरह से कैटर किया जाएगा कि आपके एग्ज़ाम्स से पहले आपको 30-40% आपको कवर किया जाएगा और उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। तो आई थिंक टू जॉइन इट राइट नाउ इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि आप जितना डिले करेंगी आपके लिए प्रॉब्लम होगी। अ, ऑन अ डेली बेसिस आई थिंक 3 टू 4 आवर्स आप इसको कम से कम दें आईबी की तैयारी को। तो अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप मैथ्स को थोड़ा कम टाइम दे दें, इंग्लिश को ज़्यादा टाइम दें। तो एट लीस्ट 4 आवर्स आपको देने हैं रोज़ ऑन अ डेली बेसिस, एक कंसिस्टेंसी के साथ, तो आप आराम से इसको ईज़िली कर सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस हैं, बहुत ईज़ी होता है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपको हर चीज़ को कोप अप करना। कोई क्लास मिस भी हो जाए तो आप उसको आराम से रिकॉर्डेड लेक्चर में दे सकते हो। आपका ट्रैवल टाइम कितना बचता है, अगर आप आने-जाने का भी सोचो, जाने में आपको अगर 30-40 मिनट्स ट्रैफ़िक होता है, उसमें फिर आप तैयार हो जाओ और फिर इतनी और ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है। 4 घंटे की क्लास में कुछ 6 घंटे ही लग जाते हैं आने-जाने में। तो आई वुड सजेस्ट द बेनिफिट ऑफ द ऑनलाइन क्लासेस यही है कि आपको आराम से घर बैठे आप जिस तरह से भी हो, आप सो के उठे हो, आप स्लीपिंग सूट में आप आराम से क्लास ले सकते हो और जो टाइम आपका वेस्ट होने वाला था, आप उसको यूटिलाइज़ कर लो अपनी पढ़ाई के अंदर। सो आई थिंक दैट्स इट from my side, and I hope to see you guys soon and contact IB preppers for the rest of the queries. Bye.